नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 30 जनवरी के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, किशोर न्याय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर पहला कथन है, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को रिहाई की संभावना के बिना मौत या आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पर चर्चा हो रहा है किशोर न्याय अधिनियम का। और आपको ध्यान में रखना है कि इस अधिनियम में कहा गया है कि कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी बच्चे को इस तरह के किसी भी अपराध के लिए या तो इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत या भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य प्रावधानों के तहत रिहाई की संभावना के बिना मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जाएगी। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाना चाहिए और तत्पश्चात उस व्यक्ति को जेल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये जो वर्ष है वो गलत दिया हुआ है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को 21 वर्ष की आयु तक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाना चाहिए और तत्पश्चात उस व्यक्ति को जेल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान किशोर न्याय अधिनियम में किया गया है। तो यहाँ पर जो वर्ष है वह 18 वर्ष नहीं है बल्कि 21 वर्ष है। और इसीलिए यहाँ पर जो दूसरा कथन है वह गलत हो जाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर पहला कथन ही सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है, 2 हेल्ड फॉर असॉल्ट ऑन माइनर गर्ल इन केरला, जहां पर पोस्को एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का जिक्र किया गया है, जिसको आधार बनाकर यह क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के स्वर्ण त्रिभुज में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद शामिल हैं। और यहां पर आपको 6 अनुच्छेद दिए गए हैं। यहां पर चर्चा हो रही है हमारे संविधान के स्वर्ण त्रिभुज की। आपको ध्यान में रखना है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 जहां पर समानता के अधिकार की चर्चा की गई है, अनुच्छेद 19 जहां पर स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा की गई है, और अनुच्छेद 21 जहां पर जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार का चर्चा किया गया है, उसे भारतीय संविधान के स्वर्ण त्रिभुज के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसे बार बार दोहराया गया है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट मामला है वह मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला है, जहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने वाला कानून न केवल अनुच्छेद 21 बल्कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 की कसौटी पर भी खड़ा उतरना चाहिए। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ साफ कहा गया है कि किसी भी अथॉरिटी के द्वारा मात्र किसी व्यक्ति को सस्पिशन के आधार पर किसी जगह पर जाने से रोका नहीं जा सकता। और यह कहीं ना कहीं जो अनुच्छेद 19 में फ्री मूवमेंट के बारे में जो बातें कही गई हैं, जो अधिकार दिया गया है, उसका उल्लंघन है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहां पर पहला कथन है, यह प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित होने वाली बैठकों की एक श्रृंखला है। तो यहां पर चर्चा हो रही है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की, जिसे हम शॉर्ट में IONS के नाम से जानते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी वह हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। और इसकी शुरुआत 2008 में भारतीय नौसेना के द्वारा की गई थी। और उसके बाद से लगातार प्रत्येक 2 साल में IONS सेमिनार और बैठकें आयोजित की जाती हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है,
IONS की कल्पना भारतीय नौसेना ने 2014 में की थी। हमने अभी अभी देखा कि इसका उद्घाटन भारतीय नौसेना के द्वारा 2008 में किया गया था और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन पूरी तरीके से गलत है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, इसमें 24 राष्ट्र शामिल हैं जिनका हिंद महासागर के अंतर्गत स्थित क्षेत्र पर अस्थायी अधिकार है। अगर हम इसके सदस्यों की बात करें तो IONS में 24 राष्ट्र शामिल हैं और 8 पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। यहाँ पर आप उन सभी राष्ट्रों के नाम देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो मेंबर हैं उनके भी नाम दे दिए हैं और जो ऑब्जर्वर हैं यानी कि पर्यवेक्षक हैं उनके नाम भी दे दिए हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो भी सही है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला और तीसरा कथन सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है, इंडिया ओमान टू होल्ड 10th मिलिट्री कॉर्पोरेशन मीटिंग। और यहाँ पर ये कहा गया है कि 3 साल के गैप के बाद भारत और ओमान का ज्वाइंट मिलिट्री कॉर्पोरेशन कमेटी यानी कि JMMC का बैठक होने वाला है, जो कि दोनों देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान में रखना है कि इससे पहले जो 9वां मीटिंग हुआ था वह 2018 में हुआ था ओमान में, और यहाँ पर 3 साल के गैप के बाद इसका 10वां मीटिंग होने जा रहा है जिसको लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर पहला कथन है, 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को बंगाल की खाड़ी में एक दूसरे से अलग करता है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं 10 डिग्री चैनल की, और आप सभी जानते हैं कि 10 डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो येलो कलर है वह 10 डिग्री चैनल है और यह अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से अलग कर रहा है। यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, भारत का एकमात्र ज्ञात सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में अवस्थित है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है। आप सभी जानते हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड पर अवस्थित है और इसीलिए यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर दोनों कथन सही हैं और आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा कथन गलत है, और इसीलिए ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कोई भी गलत नहीं है, सारे के सारे कथन सही हैं। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है, पैरासाइटिक प्लांट फाउंड इन निकोबार इको हॉटस्पॉट। तो इस न्यूज को भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। इसी को आधार बना करके एक क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में अंतिम ऋणदाता के रूप में केंद्रीय बैंक का कार्य आमतौर पर निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर पहला कथन है, व्यापार और उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना जब वे अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्त करने में विफल रहते हैं। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो उसका रोल है अंतिम ऋणदाता के रूप में, यानी कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के रूप में, उसकी यहाँ पे चर्चा हो रही है। और आप सभी जानते होंगे कि बैंकों के बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता यानी कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के रूप में काम करता है। और यहाँ पर रिजर्व बैंक ऐसे किसी भी बैंक के बचाव में आगे आ सकता है जहां पर अस्थायी चल निधि की समस्या हो रही है। यानी कि उस बैंक को हेल्प करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लोन दिया जा सकता है, और यह तब दिया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जब कोई भी दूसरा बैंक उस बैंक को ऋण देने के लिए तैयार नहीं होता है। यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आरबीआई के द्वारा यह सुविधा इसलिए दी गई है बैंकों को क्योंकि आरबीआई बैंकों में जो पैसे जमा है लोगों के उसकी सुरक्षा चाहता है। और यहाँ पर अगर कोई भी बैंक असफल होता है हमारे देश में तो इसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी जो वित्तीय स्थिरता है उस पर भी पड़ता है। और इसी को देखते हुए अंतिम समय में जब बैंकों के पास कोई रास्ता नहीं होता है तो आरबीआई के द्वारा उस बैंक को ऋण दिया जाता है, उसे संभाला जाता है।
और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सिर्फ बैंकों को तरलता प्रदान की जाती है, और इसीलिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन भी गलत है, तीसरा कथन भी गलत है। सिर्फ जो दूसरा कथन है जहां पर चर्चा की गई है कि अस्थायी संकट वाले बैंकों को तरलता प्रदान करना, यही सही है। और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा कथन ही सही है। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और आज हम चर्चा करने वाले हैं तेय्यम के ऊपर। और आप सभी जानते हैं कि तेय्यम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला रूप है जिसका जन्म उत्तरी केरल में हुआ था। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, इस पिक को आप देख सकते हैं। तो केरल में इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें नृत्य, प्रहसन और संगीत का समावेश होता है, और यह उन प्राचीन कबीलों की मान्यता पर प्रकाश डालता है जिन्होंने नायकों और पूर्वजों की आत्माओं के पूजन पर बल दिया। आपको ध्यान में रखना है कि इसे कलियट्टम के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम थेय्यम की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है 400 से भी अधिक अलग अलग प्रकार के थेय्यम हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना संगीत, शैली और कोरियोग्राफी है। इनमें से जो प्रमुख थेय्यम हैं उन्हें हम कारी चामुंडी, मुच्चिलोतु, भगवती, वायनाडु कुलवेन, गुलकान और पोत्तम बहुत ही प्रमुख माने जाते हैं। तो यहाँ पर थेय्यम से जुड़ी हुई जो प्रमुख बातें हैं उसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण समाचारों से जुड़े हुए हैं, आप इन सभी को रिवाइज कर लेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स बना लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।